हमारे भारत में ना एक कहावत है कि यदि आप सांप को पालते हो, यदि आप सांप को पालोगे तो आपको तैयार रहना होगा कि वो आपको भी काटे। उसके काटे जाने के लिए आपको जो है तैयार रहना होगा। वही कंडीशन आजकल हम देख रहे हैं अपने पड़ोस में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने हमेशा से तालिबान को सपोर्ट किया, हमेशा से तालिबान को संरक्षण दी, उसको आर्थिक सहायता दी, उसको सुरक्षा दी, उसको हथियार उपलब्ध मतलब मुहैया कराए। अब वही तालिबान जब पावरफुल हो गया है, वही तालिबान जब एक देश की सत्ता पर बैठ चुका है, तो वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द का विषय बना हुआ है। सरदर्द का विषय कैसे? जो पाकिस्तानी तालिबान है, जिसे टीटीपी बोलते हैं, जो तालिबान की पाकिस्तानी शाखा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उस पाकिस्तानी शाखा ने जो पाकिस्तान के कई क्षेत्रों पर लगभग कब्जा कर लिया है और सेना से युद्ध की स्थिति में है। अब हम आज की जो हमारा विषय है, हम वही आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ऐसी क्या गलतियां पाकिस्तान ने की जो पाकिस्तान को इस स्थिति में पहुंचना पड़ा, ताकि वो गलती करने से हम एक देशवासी भारतीय के रूप में हम बच सकें। देखिए जो विवाद है आप ये देख रहे होंगे, ये है ड्यूरेंट लाइन, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। ये ड्यूरेंट लाइन बनी थी 1893 में। कब? 1893 में। ये पहले लाइन थी भारत और अफगानिस्तान के बीच। चूंकि 1947 में भारत का विभाजन हो गया, तो ये लाइन अब कहलाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब ये जो लाइन है, इस लाइन पर विवाद है, लगभग यहाँ पर विवाद है जहाँ पर युद्ध चल रहा है, जो पाकिस्तान का जो KP के बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर जो पश्तून जो एथनिक ग्रुप है वो यहाँ पर विद्यमान है। अब ये अपना जुड़ाव महसूस करते हैं अफगानिस्तान से, इसलिए वहाँ पर हमेशा से ये विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये क्या गलतियाँ थी, हम उनको आज देखेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने गलतियाँ की। सेना में कंपैरिजन आपने बहुत देखा होगा, सेना सबको पता है किसकी सेना पावरफुल है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि ऐसे और क्या रीज़न थे, शिक्षा में क्या रीज़न थे और इकोनॉमी में क्या ऐसे रीज़न थे जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी गलतियाँ करके अब खुद को उस स्थिति में पहुँचाया कि आज वहाँ आटे के लिए, आज वहाँ बिजली के लिए, आज इन चीज़ों के लिए जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए लोग एक दूसरे को लड़ रहे, एक दूसरे से को मार रहे। देखिए दोनों देश, पाकिस्तान का जो जन्म है, पाकिस्तान का जो जैसे हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 को होता है, हमारा कोई जन्म नहीं है, हम अनादिकाल से हैं। लेकिन जो हमारी आर्थिक उन्नति की तरफ जो हमारी यात्रा थी, हमारी शिक्षा की तरफ यात्रा थी, वो दोनों एक ही दिन शुरू होती है, जो 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 का दिन या रात मानी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान दुनिया का 33वें नंबर का देश है और हम जो है दुनिया के 7वें नंबर के मुल्क हैं। जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान की दुनिया की 5वें नंबर पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और हम जो है हम बहुत आगे हैं, हम 1 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं लगभग, ठीक। अब जो दूसरा है, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी देश की जो बैकबोन होती है वो आर्थिक स्थिति होती है। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वो हर चीज़ के लिए फंडिंग कर सकता है, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए फंडिंग कर सकता है, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हथियार खरीद सकता है, हथियार बना सकता है, हर चीज़ में वो पावरफुल हो सकता है यदि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। अब आर्थिक स्थिति देखिए, पाकिस्तान दुनिया की 46वें नंबर की इकोनॉमी है, हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जो पाकिस्तान का टारगेट है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, वो 2070 है कि हम 2070 तक दुनिया की 5वीं इकोनॉमी होंगे। देखिए सिर्फ इसी उनके टारगेट से ही सिर्फ हम 50 साल उनसे आगे हैं। यदि उनके दृष्टिकोण से देखिए, सिर्फ उनके दृष्टिकोण से ही हम 50 साल उनसे आर्थिक स्थिति में आगे। जो GDP है उनकी वो $341 बिलियन है और हमारी GDP $3400 बिलियन है, लगभग उनसे 10 गुना। और जो प्रति व्यक्ति वहाँ पर आए हैं वो 1550 है और हमारी प्रति व्यक्ति आए हैं 2300। अब देखिए ये कंडीशन क्यों बनी। पाकिस्तान, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 से 60 के बीच पाकिस्तान दुनिया की फास्टेस्ट जो अर्थव्यवस्था है उनमें शामिल था। लेकिन 1960 के बाद वहाँ ऐसी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई कि पाकिस्तान आगे बढ़ने के बजाय वहीं टिका रहा या हमेशा उसने पीछे की तरफ यात्रा की है। वो कारण क्या थे? कारण थे वहाँ पर स्टेबिलिटी ना होना, राजनीतिक अस्थिरता जब जहाँ होगी तो वहाँ निवेशक जाने से घबराते हैं कि आपको आज कोई पॉलिसी आई और कहीं कल दूसरा कोई नेता आएगा, उसने पॉलिसी चेंज कर दी, तो उनके जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो उन्होंने चीज़ें तय की थी निवेशकों ने, वो खत्म हो जाती है, इसलिए वो बचते हैं वहाँ जाने से। दूसरी, जहाँ पर धार्मिक कट्टरता ज़्यादा होगी, जहाँ पर धार्मिक प्रदर्शन ज़्यादा होंगे, वहाँ पर इन्वेस्टर अपना पैसा निवेश करने से बचते हैं कि कहीं कुछ ऐसा होता है कि मानव है, मानव से कुछ गलती हो जाती है, तो वहाँ ऐसा है कि ईशरंदा एक कानून है जहाँ छोटी छोटी सी गलतियों के लिए पूरे चर्चों को जला दिया जाता है। अब जब वहाँ इतनी ज़्यादा अव्यवस्था होंगी तो इन्वेस्टर जाने से बचते हैं। वही कंडीशन वहाँ पर पाकिस्तान में आज भी है, तब से जो चली आ रही है, ठीक। दूसरा, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हम भी आजकल कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो गलती ना करें, क्योंकि धार्मिक प्रदर्शन हमारे यहाँ उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें
कि अगर धार्मिक प्रदर्शन भारत में बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर खुद को किसी भी देश में जाने से खुद को रोकते हैं, और हमें कोशिश करनी है कि हम इस तरह की गलतियां ना करें जो पाकिस्तान ने की, ताकि हमारा जो टारगेट है पूरी दुनिया को लीड करने का, वो टारगेट से हम भटक न जाए। दूसरा जो फॉरेक्स रिजर्व है, देखिए पाकिस्तान के पास सिर्फ $12 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व काम आता है दुनिया से चीज़ों को मंगाने में। हम कहीं से बाहर से कोई विदेशी चीज़ हम जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, जो हम बाहर से मंगाते हैं, बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, उसके लिए हमें फॉरेक्स रिजर्व या डॉलर की आवश्यकता होती है, जो वर्ल्ड करेंसी होती है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $12 बिलियन है। इसमें भी उसके पास ऐसा है जो उसने मांगा हुआ है, जो भीख में मांगा हुआ है। कुछ सऊदी ने इसमें दिया हुआ है लगभग $3 बिलियन, कुछ वर्ल्ड IMF ने इसमें दिया हुआ है, जबकि हमारे पास $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। ऐसा नहीं कि हमारी कंडीशन हमेशा से ये थी कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी पावरफुल थी। 1990-91 के आसपास जब हमने LPG रिफॉर्म लेकर आए, हमने आर्थिक उन्नति की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तो हमारी तब भी हालत ये थी, हमारे पास सिर्फ 15 दिन का भोजन था, हमारे पास सिर्फ 15 दिन को LPG रिफॉर्म के टाइम हमारे पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था, जो हम 15 दिन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने बाहर से मंगा सकते थे। लेकिन मनमोहन सिंह आते हैं और वो देश में LPG रिफॉर्म लेकर देश में आर्थिक स्थिति को देखते हैं, और फिर उसके बाद से आज तक भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इसलिए ये चीज़ जो है, किसी भी देश को, किसी भी संस्था को ये सोचनी चाहिए कि स्टेबिलिटी यदि वहाँ होगी तो वहाँ चीज़ें जो है सामान्य चलेंगी। दूसरी जो क्या है, देखिए आर्थिक स्थिति के बाद जब आती है चीज़ें कि अब वहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है। यदि शिक्षा लोग कम पढ़े लिखे हैं तो वो चीज़ों को कम समझने की कोशिश करेंगे। आप कम पढ़े मतलब आप अनपढ़ से जाकर कुछ ऐसी पॉलिसी की बात करेंगे, आप अनपढ़ से जाकर ये बोलेंगे कि आप धार्मिक प्रदर्शन मत करो, इनसे ये इफेक्ट पड़ता है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा वो चीज़। यदि शिक्षा का लेवल कहीं अच्छा है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है और वहाँ सामाजिक रूप से भी सद्भाव ज़्यादा होता है। देखिए लिटरेसी रेट वहाँ 63% है, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट 74% है। जो वहाँ यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय हैं, 224 विश्वविद्यालय है पूरे पाकिस्तान में, हमारे यहाँ लगभग 1200 विश्वविद्यालय हैं। जो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी आती है, जो पूरी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जो अच्छा प्रदर्शन करती है, वहाँ टॉप 500 में कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। ये हमारे लिए भी शर्म का विषय है कि हमारी सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जो टॉप 500 में शामिल है। यहाँ पर हमें प्रसन्न होने की बात नहीं, ये हमारे लिए मतलब एक शर्म का विषय है, हमारे लिए एक मतलब सोचने का विषय है कि आखिर 2 ही यूनिवर्सिटी हमारी इसमें शामिल है, जबकि हम नालंदा तक्षशिला वाले देश है, जहाँ पर जब पूरी दुनिया को शिक्षा का सह भी नहीं पता था, तब हमारे यहाँ पर लोग आकर भी मतलब छात्रावास में, हॉस्टल में ठहरा करते थे, नालंदा में, तक्षशिला में, उसमें, ठीक। और जो पाकिस्तान को आज तक 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, नोबेल प्राइज मिले हैं 2, और दोनों जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने उन दोनों का इतना बुरा हाल किया है जिसकी कोई हद नहीं। एक नोबेल पुरस्कार मिला था वहां पर अब्दुल सलाम को। किसको? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम वैज्ञानिक थे जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। अब्दुल सलाम वही है जिन्होंने जो पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है सुपार को, उसकी स्थापना की। लेकिन पाकिस्तानी जो मुल्क है, पाकिस्तान में एक समस्या है कि धार्मिक कट्टरता वहाँ ज़्यादा है, और उसी धार्मिक कट्टरता को बनाए रखने के लिए नेता भी वोट बैंक के लिए काम करते हैं। तो अब अब्दुल सलाम के साथ क्या हुआ? जब अब्दुल सलाम के साथ ये हुआ कि इनको इतनी ज़्यादा अपमानित किया, जो इनकी कम्युनिटी थी वहाँ पर एक बिल पास करा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और उन्होंने बिल पास कर जो ये अब्दुल सलाम जिस कम्युनिटी से आते थे उसको मुस्लिम समाज से निकाल दिया कि ये मुस्लिम नहीं है। तो उसके बाद इनको बहुत अपमान सहना पड़ा, आखिर इनको देश छोड़कर जाना पड़ा, और उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो ब्रिटेन में बिताया। इनको एक नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला था, आप जानते हैं सब, मलाला यूसुफजई को। इसको मलाला को आप ये भी जानते हैं कि मलाला के साथ इस तालिबान ने, या पाकिस्तान की तालिबान जो है उसने क्या किया, वो भी आज कहाँ पर रह रही है। 2 नोबेल पुरस्कार मिले हुए, दोनों की पाकिस्तान ने दुर्गति की है। शिक्षा बजट जो है वहाँ सिर्फ 1.5% है, शिक्षा बजट 1.5%, लगभग 97 बिलियन जो है। हमारे यहाँ जो शिक्षा बजट है वो शिक्षा बजट है 3%, उसका 2.4 लगभग था, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ाकर 3% के आसपास कर दिया गया है इसको। लेकिन ये मात्रा में या पैसों के हिसाब से देखें तो इससे बहुत ज़्यादा है इससे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब देखिए जो विज्ञान है, जैसे हम जो है, हमारा इसरो जो है मंगलयान उसने लॉन्च किया, और चंद्रयान, चंद्रमा पर हमारा जो यान है वो जा चुका है। अब देखिए आपको ये जानकर भी हैरानी हो सकती है कि जब हमारी इसरो की स्थापना भी नहीं हुई थी, तब पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट जो है अपर एटमॉस्फेयर में लॉन्च कर दिया था, और हमारी इसरो की स्थापना भी नहीं हुई थी। पाकिस्तान की जो सुपारको है उसके फाउंडर है अब्दुल सलाम, जिसको मैंने अभी बताया कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने 1961 में यूएस के सहयोग से जो है सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था, और हमारी इसरो की स्थापना ही 1969 में हुई थी। अब देखिए कितना ज़्यादा आगे था, लेकिन वही गलती हुई कि साइंटिस्ट को जब वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तो वहाँ कौन कार्य कर रहा है, तो वो पीछे ही गया, और आज भी पीछे ही है। और उनका पहला जो टारगेट है अपना खुद का
इंडिजीनियस रॉकेट जो सैटेलाइट लॉन्च करने का 2040 टारगेट है। जबकि हमारी जो इसरो है, आप जानते हैं कि हम मून पर हम जा चुके हैं, मार्स में हम जा चुके हैं, और दुनिया के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का 104 एक साथ में सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड हमारी इसरो के नाम है। तो ये कि जब हम किसी चीज़ को महत्व नहीं देते, हम अच्छी चीज़ को, हम शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे, हम आर्थिक उन्नति को महत्व नहीं दे रहे, तो हमारे साथ यही होता है जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ठीक। और देखिए, यदि हम स्पोर्ट्स में भी देखें, स्पोर्ट्स में अभी तक पाकिस्तान को सिर्फ 10 ओलंपिक पदक मिले हैं, हमें 35 मिल चुके हैं। जो कॉमनवेल्थ होते हैं, कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के पास 82 मेडल है, हमारे पास 564 मेडल है। ठीक। अब देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में हम ही आगे, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें पाकिस्तान वाकई हमसे आगे, और हम चाहेंगे कि हम कभी उनसे आगे ना निकलें। सबसे पहला कि पाकिस्तान बम फेंकने में, बम फोड़ने में या आतंकवादी भेजने में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देने में, उसको पनपने में, आतंकवाद को सपोर्ट करने में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। दूसरा, पाकिस्तान में एक जो कमी है सबसे बड़ी, वो है कि सेना, वहाँ पर सेना का ज़्यादा इंटरफेयर है। हमारे यहाँ हमारी सेना को अपनी सीमाएं पता है, उसको पता है कि हमें सिक्योरिटी का काम करना है, लेकिन पाकिस्तान की सेना का वहाँ की आर्थिक स्थितियों में सेना का योगदान, मतलब सेना का इंटरफेयर होता है। वहाँ की गृह नीतियों में, वहाँ की जो भी विदेश नीतियों में, सब में सेना का जो है इंटरफेयर ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ जिसमें वाकई में पाकिस्तान आ गया, जिसको मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, वो है हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान, मतलब वहाँ के लोग जो है कंपैरिजन में हमारे देश से ज़्यादा खुश है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा हमसे आगे आते हैं। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ के लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं कम हो। जब हमारी महत्वाकांक्षाएं कम होती है तो हम थोड़ा मिलने में ही हम खुश हो जाते हैं। तो हो सकता है उनकी महत्वाकांक्षाएं कम हो और वो थोड़ा मिलने के बावजूद ही कम हो जाते हो। इस तरह ये चीज़ें थी, ये थी जो पाकिस्तान को जिस हालत में आज पहुँचा है कि वहाँ खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, वहाँ पर आटे के लिए लड़ाइयाँ हो रही है, जो उसने गलतियाँ की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हर एक देशवासी को, सभी को, धर्म से अलग हटकर, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, कि हम वो गलतियाँ ना करें, ताकि जो हमारी दिशा है, जो हमारे इंडिया का जो सुपर पावर बनने का जो लक्ष्य है, उसमें कोई बाधा ना आए। क्योंकि यदि बाधा आ जाती है तो वो हो सकता है कि हमें कई साल पीछे ले जाए। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, ताकि हम जो है पीछे मुड़कर ना देखें और पूरी दुनिया को लीड करें। और जो हमारी प्राचीन वैभव था, जो आदिव्रत था हमारा, जो मतलब हम सोने की चिड़िया थी, हम हर तरीके से संपन्न हो, हर तरीके से पूरी दुनिया को हम लीड करें।